Hello everyone. Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, your medicopagy, your anatomy as well as microbiology mentor. So today's video is the most important. ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है कि टीबी यार कोई भी सब्जेक्ट में बंदा पूरा पढ़ा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं पढ़ा सकता. यू हैव टू रीड इन चंक्स. यू हैव टू रीड इन चंक्स. कुछ आप माइक्रो में पढ़ोगे, मेजर चंक आप माइक्रो में पढ़ोगे. Then you will go in third year, you will read in community medicine, you will learn the TB again in community medicine. Then in finally you will learn in medicine, in pediatrics, in gynecology, because gynecology में भी genital tuberculosis पढ़ाते हैं. मतलब almost हर सब्जेक्ट में you will learn the TB. And TB के क्वेश्चन के बगैर तो पेपर बनना ही नहीं है. और ज्यादातर 90% एग्जाम्स में टीबी पे लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, या तो हर साल आता है या तो अल्टरनेट ईयर्स पे आता है. तो और टीबी पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसकी लैब डायग्नोसिस आएगी, उसकी लैब डायग्नोसिस के कल्चर्स आते हैं और ट्रीटमेंट आती है, पैथोजेनेसिस आती है, ठीक है, और बड़ा कुछ आता है. आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है क्या डालते हैं. सो टीबी की नॉलेज मेजोरिटी चंक मैं करवाने की कोशिश करूंगा, बट ये मत समझना कि अगर आपने टीबी कर लिया आज तो आप टीबी के मास्टर बन जाओगे. नो, इट विल टेक टाइम, बट विद टाइम अगर आप पढ़ते रहोगे टीबी तो बिल्कुल आसान हो जाएगा. और हमारे इंडिया में देयर इज रेस्पिरेटरी मेडिसिन प्लस टीबी की अलग एक सेपरेट सुपर स्पेशलिटी है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन मतलब मेडिसिन करने के बाद ये सुपर स्पेशलिटी को मेडिसिन प्लस टीबी, टीबी पे अलग एक स्पेशलिटी बना दी हुई गई है. बिकॉज सबसे ज्यादा वर्ल्ड के जो केसेस है, टीबी के केसेस सबसे ज्यादा वर्ल्ड के, इट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. अराउंड 27-30% केसेस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड में से इज फ्रॉम इंडिया. टीबी सबसे ज्यादा है इंडिया में. ओके, सो वी शुड नो हाउ टू कंट्रोल इट. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय अर्ली डायग्नोसिंग, बाय प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग, बाय प्रिवेंटिंग, बाय गिविंग appropriate treatment, by educating the patients and their family. So this is the prevention. हम देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट, कैसे अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं. ओके, so I will make 4 parts of the TB. First में I will discuss the pathogenesis, the एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मोटा मोटा पैथोजेनेसिस मेन है उसमें. एंड पार्ट 2 में आई विल डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स बोथ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी. एंड पार्ट 3 आई विल डिस्कस द लैब डायग्नोसिस. एंड पार्ट 4 आई विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी. ओके, सो थॉट, द व्यू व्हेन यू विन, द व्यू व्हेन यू लूज, द व्यू इफ दे लाइक यू, द व्यू इफ दे डोंट लाइक यू. सो कितना सुंदर थॉट है कि व्यू चेंज नहीं होता कभी, कि चाहे आपको कोई पसंद कर रहा है चाहे नहीं पसंद कर रहा, चाहे आप हार रहे हो चाहे आप जीत रहे हो. इसका कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली इसमें बहुत सारे मतलब निकाल सकता है कि एक तो ट्रेवलिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज मोर यू ट्रेवल मोर यू लर्न. एक तो ये मतलब निकल सकता है. दूसरा मतलब क्या निकल सकता है कि बेसिकली चाहे बंदा जीत रहा है चाहे हार रहा है, वी शुड कॉन्टिन्यूसली वर्क टुवर्ड्स व्हाट वी वांट. कंसिस्टेंसी इज द मेन की. और लाइफ को कई बार लाइटली लेना भी बहुत जरूरी है. मतलब बच्चे तो ज्यादातर लाइटली लेते हैं, कई बार सीरियस लेना भी जरूरी है, बट सीरियसली जो बंदे ज्यादा सीरियस लेते हैं उनको लाइटली लेना जरूरी है. बिकॉज भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था कि इस एज पे आपका कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, इस एज पे आपका स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, इस एज पे आपकी मैरिज होनी चाहिए, इस एज पे आपके बच्चे होने चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है. लिव योर लाइफ विद योर ओन क्या कहते हैं, ओन कंडीशंस, ओन रूल्स, बट डोंट हार्म एनीवन. बस इतना आपने ध्यान रखना है. ओके, सो ट्यूबरक्लोसिस और टीबी कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. बट इसके साथ एक और ऑर्गेनिज्म है विच कैन कॉज टीबी, दैट इज माइकोबैक्टीरियम बोविस. तो ये बोविस क्या है, इसकी लैब डायग्नोसिस में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कैसे आपने ट्यूबरक्लोसिस और बोविस में डिफरेंशिएट करना है. बट चाहे बोविस कर रहा है चाहे ट्यूबरक्लोसिस कर रहा है, बोथ की ट्रीटमेंट इज सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीसिएशन करने से. बट आपने जो एक चीज याद रखनी है, दैट इज माई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द पॉजिटिव एजेंट. और ये जो बोविस है इसको हम क्या बोलते हैं? बोवाइन ट्यूबरकुलर बेसिलाई. तो बेसिकली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसको हम ट्यूबरकुलर बेसिलाई भी बोलते हैं, वेयरएज माइकोबैक्टीरियम बोविस इज नोन एज बोवाइन ट्यूबरकुलर बेसिलाई. तो इन दोनों, कई बार ये दोनों इकट्ठे इंफेक्शन कॉज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियल या माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स. तो कहीं पर भी अगर आपको माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ शब्द आ रहा है तो उससे आपने क्या समझना है कि हाँ, इसको बोविस एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दोनों की इकट्ठे की इंफेक्शन. ओके,
तो ये है मेरा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ओके, मेनली सेल वॉल आई विल से. तो ये पूरा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है टीबी के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के. ये देखो, ध्यान से देखना आप, ये डायग्राम आपने अपने नोट्स में बनाना ही बनाना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. तो हम अब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर मतलब इनर से आउटर जाएंगे, इनर से आउटर. दैट इज दिस इज माई सेल मेम्ब्रेन. मान लो कि ये मेरा एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसकी ये वाली क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी. दिस इज माई सेल मेम्ब्रेन. एंड इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा मेरा, देयर विल बी माई सेल वॉल. तो वही हमने अब पढ़ना है, ठीक है. तो वही हमने अब पढ़ना है. 1 सेकेंड, चलो. सो दिस इज माई सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, दिस इज लाइपो एराबिनोमेनैन. लाइपो एराबिनोमेनैन, दैट इज लैम. लैम, अब मैं आगे पूरी वीडियो में लैम ही बोलूंगा. तो लैम इज व्हाट, लाइपो एराबिनोमेनैन इज द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट है बट सेल वॉल में एक्सटेंड कर रहा है. ओके, आगे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. भाई बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन लेयर तो होगी. ओके, और इसलिए ये थोड़ी जो मेरा टीबी का बैक्टीरिया है, ज्यादातर वो जेड स्टेनिंग हम करते हैं, बट ये थोड़ी सी इट्स वीकली ग्राम पॉजिटिव ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. ओके, नेक्स्ट इज एराबिनोगैलेक्टन. दिस पर्पल कलर बॉक्सेस, एराबिनोगैलेक्टन. इस व्हाट्स दिस, इसमें क्या है, दिस इज जो मेरा लैम है, लैम इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टेड टू द एराबिनोगैलेक्टन. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑल. And next, very important, that is mycolic acid. Mycolic acid की layer. Okay, very important. This yellow color structure is my mycolic acid, and this is the most important feature जिसकी वजह से ये जेड स्टेनिंग देता है और ग्राम स्टेनिंग कम देता है. ये मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग में जब स्टेनिंग करवाई थी तब भी आपको बताया था. ओके, माइकोलिक एसिड इज द मेन फीचर, मेन स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वो जेड स्टेनिंग देता है, दूसरी नहीं देता. सो लैम इज अ प्रोटीन इंसर्टेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैं वही बोल रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ये पार्ट है, मतलब उससे ही एक्सटेंड कर रहा है. एंड फैसिलिटेट द सर्वाइवल ऑफ द ट्यूबरकुल बैसिलाई विद इन द मैक्रोफाज. तो लैम का काम क्या है, एक तो ये थोड़ा एडहेशन के लिए भी काम आता है, आपको पैथोजेनेसिस में बताऊंगा. और अगर आपको कोई पूछे कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई मैक्रोफाजिस में कैसे सर्वाइव करता है, ड्यू टू लैम ओनली. सो लैम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजन. एंड लैम इज यूज्ड एज टारगेट एंटीजन फॉर टीबी डायग्नोसिस. अगर टीबी के कोई डायग्नोस कर रहे हैं उसका, अगर कोई टीबी का एंटीजन वी आर यूजिंग, तो वी आर यूजिंग लैम ओनली, नॉट माइकोलिक एसिड. ऑप्शंस में माइकोलिक एसिड होगा ही होगा. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहा हूं अपनी माइक्रो की. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स द शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. इट एक्ट एज अ स्केलेटन ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, एराबिनोगैलेक्टन इज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल. माइकोलिक एसिड इज अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट. क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है फॉर एमसीक्यू कि प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीबी क्या है, दैट इज माइकोलिक एसिड. ये सारे एमसीक्यूज है. मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स अटैच टू एराबिनोगैलेक्टन. ये जो मेरी माइकोलिक एसिड है सारी फैटी एसिड से बनी हुई है. ओके, प्रोवाइड्स लो परमेबिलिटी टू सेल वॉल. अब सेल वॉल को ये लो परमेबिलिटी कर रही है, मतलब कोई भी चीज बाहर से अंदर आसानी से नहीं आ सकती. इसका मतलब ये होता है ना, बेसिकली लो परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो बाहर से कोई भी चीज होगी अब वो आसानी से अंदर नहीं आ सकती है ना, इसका यही मतलब होएगा. अब आपने एंटीबायोटिक्स खाई, किसी बंदे को टीबी हुआ, उसने एंटीबायोटिक्स खाई और उसकी एंटीबायोटिक्स अब उसके अंदर ही नहीं जा पा रही टीबी के, बिकॉज ऑफ माइकोलिक एसिड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट या प्रिंसिपल वायलेंस वेक्टर ऑफ द टीबी, बिकॉज ये अंदर ही नहीं आने देगा किसी भी एंटीबायोटिक और एनी अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट. ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा देर तक ट्रीटमेंट चलानी होती है, इसकी आपको आगे बताऊंगा. ओके, सो इट रिड्यूसेस द एंट्री ऑफ द एंटीबायोटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड फास्टनेस. एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट कि बेसिकली जो एसिड फास्ट नेचर है ड्यू टू माइकोलिक एसिड है, इसलिए पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी है, बट माइकोलिक एसिड ग्राम स्टेन को अंदर ही नहीं जान देता, जाता भी तो थोड़ा बहुत जाता है, इसलिए वी डू द ZM. मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इनहालेशन ऑफ एरोसोल्स ओनली. आपको मैं अपने क्लासमेट जिसका मैं नाम नहीं लूंगा उसका बताता हूं, उसने टीबी का फाइनल में मैडम ने उससे पूछा कि व्हाट्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ही इज सेइंग और दिस और फीको ओरल.
मतलब आपको इतना भी नहीं अभी तक पता कि भाई टीबी का मैकेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इट्स वेरी शेमफुल थिंग कि आप एक डॉक्टर बन रहे हो, आपको यही नहीं, आपको मैं कोई टीबी की डिटेल्स नहीं पूछ रहा, कोई पैथोजेनेसिस, कोई लैब डायग्नोसिस, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं पूछ रहा, मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ रहा हूँ कि एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर कैसे जाएगा। दिस यू शुड नो एटलीस्ट, दैट इज मेनली इट इज इनहालेशन रूट, इसलिए तो हम इसको रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस में पढ़ रहे हैं। ये तो टीबी तो एक मल्टी सिस्टम डिसीज है। ओके, so inhalation of the aerosols is the main mode of transmission। और भी कौन कौन से modes of transmission है, that you should only know by थोड़ा पता होना चाहिए। इंजेक्शन ऑफ द स्पूटम इन इन्फेंट्स, कि इन्फेंट्स जो उनके अगर स्पूटम में टीबी होगा तो दे डोंट एक्सक्रीट द स्पूटम, दे डोंट एक्सक्रीट आउट द स्पूटम, दे इंजेस्ट द स्पूटम। इसलिए मैंने बोला था, जो आपको पहले भी मैं बताया हूं कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है, आपको पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में प्रोडक्टिव कफ मिलती ही नहीं है। मतलब नॉट पीडियाट्रिक, इन्फेंट पॉपुलेशन आई विल से, नॉट पीडियाट्रिक, मतलब 4-5 साल से पहले पहले आपको कभी प्रोडक्टिव कफ मिलेगी ही नहीं एक इन्फेंट में। वाई? बिकॉज वो अपना स्पूटम, अपना म्यूकस खुद ही इंजेस्ट कर लेते हैं इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, जिसकी वजह से वो उनको बाहर हमें स्पूटम मिल ही नहीं पाता फॉर द सैंपलिंग, फॉर द लैब डायग्नोसिस। इसलिए हम उसका उनका गैस्ट्रिक लेवाज लेते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पूटम इंजेस्ट किया होता है, तो उनका गैस्ट्रिक लेवाज वी कैन टेक एंड उसको हम भेज सकते हैं फॉर द सैंपल। इसलिए फॉर इन्फेंट पॉपुलेशन अगर आपने कोई टीबी का केस सस्पेक्ट कर रहे हो, यू विल गो फॉर गैस्ट्रिक लेवाज। और अगर उसको कोई मेनिंजाइटिस के फीचर है, देन यू विल टेक द सीएसएफ ओनली ऑफ द बच्चा। ओके, तो अगर उसके स्पूटम में टीबी था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, उसने इंजेस्ट कर लिया, तो भी उसको टीबी हो सकता है। और वो कोई भी टीबी बन सकता है, वो मेनिंजाइटिस कर सकता है, वो स्पाइन का टीबी कर सकता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टीबी कर सकता है। ओके, कंजम्पशन ऑफ अनपेस्चराइज्ड इन्फेक्टेड मिल्क, किसने कहा कि सिर्फ ह्यूमंस को ही टीबी होता है? एनिमल्स को भी इन्फेक्ट होता है टीबी। तो अगर हम उनका मिल्क पीते हैं, तो अगर उनमें देयर वाज टीबी, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, ट्यूबरकुलर बेसिलाई, तो भी हमें हो सकता है। ओके, इनॉक्यूलेशन इज अनकॉमन। इनॉक्यूलेशन मतलब अगर किसी को कोई स्किन इंफेक्शन है टीबी की, टीबी इट कैन कॉज अ स्किन मैनिफेस्टेशन, आई विल टीच यू नेक्स्ट पार्ट। तो स्किन मैनिफेस्टेशन है उसको टीबी की, और बेसिकली आपने उसको टच कर लिया उस लेशन को दूसरे पर्सन की, तो देयर इज सम चांसेस, बट द चांसेस इज वेरी रेयर। ओके, बट देयर इज हुआ पेशेंट्स को, बट वेरी रेयर। तो मेन आपने याद रखना है इनहालेशन, बस मैं कहने का मतलब ये है। और बच्चे वाला याद रखना आपने कि इंजेक्शन ऑफ द स्पूटम। रिस्क फैक्टर्स, क्या रिस्क फैक्टर है? अब आपको बताऊं कि जो टीबी है, द इंडिया इज प्रोन फॉर द टीबी। तो वी हैव सम रिसर्च कि आजकल सबके अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर तो है ही है। वी आर हेल्थ केयर वर्कर्स, ना, वी गो टू आवर पोस्टिंग्स, वी विल फ्यूचर में तो चलो काफी देर हमने हॉस्पिटल्स में रहना है, तो सबसे ज्यादा डर ट्यूबरकुलोसिस का हेल्थ केयर पेशेंट्स को है। बट किसी को सिम्टम्स नहीं आते टीबी के। वाई? बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी। बिकॉज हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल डिजाइंड है, हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि अगर हमारे अंदर ट्यूबरकुलर बेसिलाई आता भी है, तो इट कांट कॉज डिसीज, it can't cause disease, it will only cause disease if there is low immunity, this is very important। हम किसी के भी अंदर अगर आप अपना, चलो हमारा तो भी स्पूटम नहीं आ रहा, कोई भी आप अगर अपना चेस्ट एक्सरे कराओगे, अगर इंटर्न चेस्ट एक्सरे करा रहा है, अगर कोई मेडिसिन का जेआर करवा रहा है, कोई भी जेआर करवा रहा है, कोई एसआर करवा रहा हो, अपना अगर चेस्ट एक्सरे करवाएगा, तो उसको उसके चेस्ट एक्सरे पे कितने सारे पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे, इन्फ्लामेशन मिलेगी, व्हाइट व्हाइट पैचेस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? और वो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इट कैन बी टीबी ऑल्सो, इट कैन बी एनी अदर निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। बट उनके सिम्टम्स हमें क्यों नहीं आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी इज गुड। और जो अगर टीबी हमारे अंदर आ भी गया है, तो उसने हमारे अंदर ग्रेनुलोमस बना लेने हैं, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट ग्रेनुलोमस बना लेने हैं, और उस बैक्टीरिया को उधर ही संभाल के रखना है, बाहर फैलने नहीं देना लंग्स के, क्योंकि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। आपको आगे पैथोजेनेसिस में समझा रहा हूं 5 मिनट में, समझ रहे हो? सो हम हमारे सबके अंदर ही टीबी हो सकता है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अंदर टीबी है, बट उनके अंदर सिम्टम्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज ऑफ गुड इम्यूनिटी। सो अगर जिस भी दिन इम्यूनिटी लो होगी, तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड साइटोकाइंस रिलीज कम हो जाएगा, इसकी वजह से टीबी अब आराम से फैल सकता है। इसलिए एल्डरली पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अभी आपको और रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ। एल्डरली पॉपुलेशन होगी, लो इम्यूनिटी, दीज आर द मेन रिस्क फैक्टर्स। सो लो
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही हमारे दैट ऑल मैक्रोफाजेस एक्टिवेटेड करती है, मैक्रोफाजेस इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती है व्हिच एक्टिवेट द मैक्रोफाजेस. सो फॉर एग्जांपल इन एचआईवी पेशेंट्स, क्या है, देयर इज लो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो ज्यादातर ये पेशेंट्स हमें मिलते हैं विच इज हैविंग टीबी, दैट इज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग कर रहे हैं, रीनल फेलियर जिनको, गैस्ट्रेक्टमी जिन्होंने करवाई है, आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं, या पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स बिकॉज दे आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव्स. तो अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो वो अल्टीमेटली इट रिड्यूसेस द इम्यूनिटी ओनली, तो अल्टीमेटली रिड्यूसेस द इम्यूनिटी ओनली. ओके, दीज कोमॉर्बिड कंडीशंस. एज, ये बड़ा अलग सा फीचर है, पहले इसको लाइन को मार्क करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि एज जो है कौन सी एज पे ज्यादा दिखता है, दैट इज लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली अडल्टहुड. ये सरप्राइजिंगली हमें इस एज में ज्यादा मिलता है. क्यों ज्यादा मिलता है? बिकॉज इस एज में हम सबसे ज्यादा बाहर घूमते हैं, दैट इज लेट अडल्टहुड एंड अर्ली, लेट एडोलेसेंट एंड अर्ली अडल्टहुड, कि बेसिकली वी गो एंड एक्सप्लोर द थिंग्स. तो हमें कितनी जगह जाके, अगर हर जगह टीबी इतना फैला हुआ है तो आपके अंदर टीबी पहले से ही है, आपने बाहर जाके कोई और जगह पे विच वाज मोर इन्फेक्टेड ऑफ टीबी, तो देयर इज मोर चांसेस कि आपको टीबी हो सके. ठीक है, बट आपने एक पॉपुलेशन याद रखनी, दैट इज एल्डरली इज एट मोर रिस्क. ओके, एंड इन वुमेन में कब से ज्यादा, सबसे ज्यादा कब पीक करता है टीबी, दैट इन 25 to 35 ईयर्स. ओके, 25 to 35 ईयर्स. एंड इन मेल्स इट पीक्स एट द ओल्डर एजेस. एंड ओवर क्राउडिंग इज द वन ऑफ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से, अब एक बंदे को टीबी हो गया फैमिली में, ठीक है, सारी फैमिली को कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो छोटे से कमरे में रहते हैं, देयर इज लेस स्पेस, देयर इज सो मच ऑफ ओवर क्राउडिंग, देयर इज इनहेलेशन ऑफ द एरोसोल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फैमिली मेंबर्स व्हिच आर हेल्दी. दैट्स व्हाई इट बिकम्स मेजर, ओवर क्राउडिंग बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, at least 10,000 bacilli, that is 10 raised to power 4 bacilli per ml in sputum is required for effective transmission. अगर मेरे को टीबी है, मैंने आपको टीबी फैलानी है थ्रू एरोसोल, थ्रू इनहेलेशन, तो मेरे स्पूटम में जब मैं चेक करवाऊंगा, अगर मेरे स्पूटम में 10,000 बैसिलाई से ऊपर है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 4 बैसिलाई से ऊपर है, तभी मेरे एरोसोल से किसी दूसरे इंसान को इंफेक्शन हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी. एटलीस्ट दिस अमाउंट ऑफ बैसिलाई इज नीडेड. 10 raised to power 4, that is 10,000 bacilli per ml of sputum. Sputum positive patients transmit more efficiently than the sputum negative patients. इसका लाइन का मतलब क्या है कि बेसिकली जो स्पूटम पॉजिटिव, मतलब अब किसी बंदे को टीबी है, जरूरी थोड़ी उसका स्पूटम पॉजिटिव होगा. स्पूटम पॉजिटिव मतलब जब आपने स्पूटम की माइक्रोस्कोपी की तो आपको जेडन स्टेनिंग की जब आपने, तो उसमें आपको रेड कलर के बैसिलाई दिखे, दैट इज माई स्पूटम पॉजिटिव. जो स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनकी माइक्रोस्कोपी में रेड बैसिलाई दिख रहे हैं, दे विल ट्रांसमोर डिसीज एज कंपेयर टू द स्पूटम नेगेटिव पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि भाई पॉजिटिव वाले उनके बैसिलाई सीधा स्पूटम में आ रहे हैं, तो वो जल्दी इनहेलेशन रूट से ट्रांसफर कर देंगे एज कंपेयर टू अदर. ओके, अब है वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस. दिस इज इंपॉर्टेंट इन योर पैथोलॉजी, in your microbiology, in your medicine, in your pediatrics, सब में important है pathogenesis of TB. Okay, तो first is entry of the Mycobacterium tuberculosis that I have discussed very beautifully. Okay, then the bacilli reaches the alveoli. कि मेरा जो बैसिलाई है वो आपके अंदर गया, उसने अल्टीमेटली लंग्स में जाना है, कैसे गया? थ्रू द एल्वेलाई. एल्वेलाई गया, ओनली लेस देन 10% बैसिलाई रीचेज द एल्वेलाई, बाकी सारे डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी इम्यूनिटी, या फिर वो ऊपर ही रह जाते हैं. ओके, ओनली लेस देन 10% रीचेज द एल्वेलाई. लैम, वेरी इंपॉर्टेंट, लैम ऑन बैसिलाई बाइंड्स टू द मेनोज एंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, बाइंड्स टू द मेनोज एंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स ऑन द मैक्रोफाजेस. हमारे अंदर जो लंग्स है उसके अंदर क्या पड़ा है? दैट इज एल्वेोलर मैक्रोफाजेस. ठीक है, वो एल्वेोलर मैक्रोफाजेस के ऊपर देयर इज 2 रिसेप्टर्स, दैट इज मेनोज एंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स. उन रिसेप्टर्स पे जाके मेरे लैम ने जाके चिपकना है. लैम इज दिस लाइपोएरामिनोमेनान, है ना, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द टीबी, है ना, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद जब लैम ने मेनोज एंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, ये देखो अभी मान लो कि ये मेरा एक मैक्रोफाज है, इसके ऊपर मेरा देयर इज मेनोज और कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर मेरा क्या आ गया? लैम आके चिपक गया, और ये मेरा ऐसे पूरा टीबी पड़ा है.
ठीक है, अब इस टीबी ने अंदर जाना है मैक्रोफाज के, तो कैसे जाएगा? अब उसको सिग्नल मिल गया, मैक्रोफाज को लग रहा है तो मेरा ही सेल है, सो इट लीड टू इंटरनलाइजेशन इन द मैक्रोफाजेस, survive inside the macrophages by inhibiting the phagolysosome fusion। तो फेगोलाइसोसोम फ्यूजन कैसे होती है, ये डिटेल आपने पैथोलॉजी में पढ़ी होगी इन इन्फ्लामेशन, कि बेसिकली जब मैक्रोफाज अपने अंदर लिया टीबी को, तो टीबी ने सबसे पहले जाके क्या करना, फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ बाइंड नहीं होने देना, ताकि उसकी किलिंग रोक दे, क्योंकि अगर फेगोसोम लाइसोसोम के साथ बाइंड हो गया तो इट विल किल द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट, द इन्फेक्टेड मैक्रोफाजेस प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल्स। ये भाई इम्यूनिटी में मैंने कितनी बारी बोला कि कोई द मैक्रोफाजेस एक्ट एज एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये मैक्रोफाज जाके जाके ये मेरा मैक्रोफाज है, इसके ऊपर मेरा ऐसे टीबी चिपका हुआ है, टीबी का एंटीजन चिपका हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसने जाके कहां बाइंड हो जाना है, मेरे टी सेल्स को टी सेल्स पे बाइंड हो जाना, और इसने ट्रांसफॉर्म कर देना इनटू TH1 सेल्स। किस पे इसने क्या बना देने, TH1 सेल्स बना देने। ओके, अब ये TH1 सेल्स ने क्या करना है, क्या रिलीज करना है, इंटरल्यूकिन 12 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेरॉन गामा। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरफेरॉन गामा। ये इंटरफेरॉन गामा ने ही मैक्रोफाजिस को एक्टिवेट करना है, यही इंटरफेरॉन गामा ने क्या करना है, एक्टिवेट करना है मैक्रोफाजिस को। हमने बेसिकली ये जो टीबी है ना, टीबी इज ओनली रिलेटेड टू द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सिर्फ सीएमआई ने काम करना है इसमें, एचएमआई ने काम नहीं करना, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी ने काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज एचएमआई एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, एंड ये जो टीबी है मेरा, इट इज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि इसने सिर्फ अंदर ही रहना है सेल के, तो एंटीबॉडी सेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए एंटीबॉडीज प्ले अ वेरी माइनर रोल इन टीबी, इसलिए मेन सीएमआई इज अ मेन रोल। अच्छा, अब मैक्रोफाजेस एक्टिवेट हो गए। अब आगे दो कंडीशंस हो सकती है, दोनों में से आइदर, ये यहां पर और शब्द लिखना बहुत जरूरी है, कि या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों कभी इकट्ठे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स किसमें होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। मैक्रो, पहले नाम याद करो कि मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स किसमें जनरेट होगा, जिसमें देयर इज स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंड टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स किसमें जनरेट होगा, जिसमें वीक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, या तो हाई बैसिलरी लोड है, या तो हाई बैसिलरी लोड है। इसलिए मैंने बोला था लेट एडोलेसेंट और अर्ली एडल्टहुड में इम्यूनिटी अच्छी होती है, बट बैसिलरी लोड बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स हो सकता है। और मैक्रोफाज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स कब होगा, इन द स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट में क्या होगा। सो TH1 ने इंटरफेरॉन गामा रिलीज किया, इंटरफेरॉन गामा ने एक्टिवेट कर दिया alveolar macrophages to activated macrophages that kill and digest the tubercular bacilli। The macrophages will be activated, it will kill and digest the tubercular bacilli, and macrophages aggregate and lead to granuloma formation। कितने सारे मैक्रोफाजेस इकट्ठे होंगे और ग्रेनुलोमा बनाएंगे। अच्छा, ग्रेनुलोमा मैंने आपको करवाया था इन इम्यूनिटी, ये देखो, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कहां गया, देखो कितना सुंदर डायग्राम ग्रेनुलोमा का बनाया था। ये आपने टीबी में भी बनाना है, ऑल्सो ड्रॉ इन नोट्स, एंड इन टीबी वाले में भी आपने बनाना है। तो ये देखो क्या है, ये मेरे देखो मैक्रोफाजेस हैं, ये तो जाइंट सेल ही बन गया। वैसे तो कितने सारे मैक्रोफाजेस विल ज्वाइन एंड फॉर्म अ जाइंट सेल। तो ये एक्टिवेटेड मैक्रोफाजेस हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफाजेस इकट्ठे हुए, दे फॉर्म मल्टीपल दिस जाइंट सेल, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल। और इसमें कितने सारे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को ये अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर जाएगा तो इन्फेक्शन कर देगा, सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, बड़े अंदर अंदर बचा के रखेंगे। दिस इज ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। और आसपास बाद में टी हेल्पर सेल्स भी आ जाते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। मेन इज माय दिस एक्टिवेटेड मैक्रोफाजेस। ओके, ठीक है, ये ग्रेनुलोमा बनेगा। ग्रेनुलोमा बनने के, दिस ग्रेनुलोमा इज नोन एज हार्ट ट्यूबरकुल। ये हार्ट ट्यूबरकुल में बाद में केशियस नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस आपने पढ़ ली होगी अभी तक पैथोलॉजी में, कि देयर इज टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, लिक्विफाइड, फाइब्रॉइड, केशियस। केशियस का मतलब होता है चीज लाइक, कि ऐसे व्हाइटिश व्हाइटिश सी, पिंकिश पिंकिश सी, लाइट लाइट सी नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर ग्रेनुलोमा में अगर नेक्रोसिस हो गई है तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकुलर। तो पहले क्या बनता है, पहले देयर इज हार्ड ट्यूबरकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कम्स माय सॉफ्ट ट्यूबरकल। पहले क्या बनेगा, हार्ड ट्यूबरकल, देन कम्स द सॉफ्ट ट्यूबरकल। सॉफ्ट ट्यूबरकल आप कब बोलोगे, व्हेन देयर इज केशियस नेक्रोसिस। और ये केशियस नेक्रोसिस क्या करेगी, आउटकम ऑफ द इंफेक्शन इज कंटेन्ड। अब इंफेक्शन अंदर अंदर रहेगी, कंटेन्ड रहेगी इन द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन,
एंड इट विल लीड टू द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन मतलब टीबी की इन्फेक्शन आपके अंदर है बट छुपी पड़ी है, दैट इज लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। So there will be no symptoms, no infection. Viable bacilli may persist. अंदर है आपके viable bacilli, मतलब जो जिंदा है within the granulomas for many years. TST, that is tuberculin sensitivity test, and IGRA क्या होता है? इंटरफेरॉन गामा assay, रिएक्टिव एसे, दैट इज पॉजिटिव। तो लेटेंट टीबी में सिर्फ 2 टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, ये मैंने आपको वैसे मैं लैब डायग्नोसिस में भी करवाऊंगा कि ओनली 2 टेस्ट आर पॉजिटिव, दैट इज माय IGRA and TST, that is tuberculin sensitivity test. Don't worry, I will discuss in the lab diagnosis. नेक्स्ट, अब इम्यूनिटी लो है, कोई एल्डरली पर्सन को हुआ, कोई डायबिटीज मेलाइटिस वाला जिसकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, कोई रीनल फेलियर वाला, कोई पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन वाला, कोई एल्डरली मेल, कोई 35 ईयर ओल्ड फीमेल को अगर अंदर टीबी आ रहा है, हाई बैसिलरी लोड है, तो देयर विल बी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 होगी, जिसकी वजह से इट विल एक्टिवेट द मैक्रोफाजेस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी मैक्रोफाजेस होते हैं, बट इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोला ही क्यों जाता है? बिकॉज इसमें जरूरत से ज्यादा द बॉडी रिस्पॉन्ड। हाइपर मतलब ज्यादा, सेंसिटिविटी जितनी सेंसिटिविटी की जरूरत है उससे ज्यादा हुआ है। टाइप 4 डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। So it will activate the macrophages which will release the reactive oxygen species and cytokines, free radicals. It will lead to the caseous necrosis and which becomes liquefied with a large number of bacilli. यहां पर सिर्फ caseous necrosis ही हो रही थी, यहां पर पहले caseous necrosis होगी जिसमें इम्यूनिटी कम है, फिर वो आगे लिक्विफेटिव हो जाएगी। लिक्विफेटिव आगे उसको फैलाने में हेल्प करेगी। लिक्विफेटिव में क्या होगा? बैसिलाई बच जाएंगे और वो इधर उधर फैलना शुरू कर जाएंगे। कैसे फैलेंगे? डायरेक्ट एक्सटेंशन इनटू एयरवेज में आ जाएंगे। ओके, लिम्फेटिक स्प्रेड, एक लंग के लिम्फेटिक स्प्रेड से दूसरे लिम्फेटिक स्प्रेड में चले जाएंगे लंग के। हिमेटोजेनस स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जगह से, टीबी इज अ मल्टी सिस्टम डिसीज, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है? थ्रू ब्लड ओनली, फ्रॉम द लंग्स आएगा वो लंग्स से, चाहे वो लंग्स की मैनिफेस्टेशंस कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, बट वो कहीं पर जाके वो मेनिंजाइटिस कर सकता है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी कर सकता है, वो जेनाइटो यूरिनरी टीबी कर सकता है, वो स्केलेटल टीबी कर सकता है, वो मिलियरी टीबी कर सकता है। सो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड आउटकम इज टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड डिसीज, and this is my active TB infection, pulmonary TB and extra pulmonary TB. So tuberculosis is an intracellular organism, so humoral immunity, that is antibodies, play a minor role. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि अंदर है, एंटीबॉडी सेल के अंदर नहीं जा सकती। However, anti-LAM antibodies play a role in preventing dissemination of TB in children. Children में anti-LAM antibodies अगर हमारी बॉडी बना लेती है तो वो हेल्प करेंगी इन द चिल्ड्रन ओनली, बट not so major. Okay, so this was all about today's video. Next video में मिलते हैं, that is on clinical features manifestations of the TB. Thank you, bye bye.